एल के मरने के बाद सब कुछ जैसे थम सा जाता है और अब ऐसा लगने लगता है कि लाइट अब अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा। अब वो जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि उसे पकड़ने वाला सबसे बेस्ट डिटेक्टिव की मौत हो गई थी। सारे टास्क फोर्स में एक दहशत सी फैल गई थी और सबको ऐसा लग रहा था कि कीरा अब हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। और लाइट को भी अब लगता है कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब मैं आसानी से इस दुनिया का देवता बन सकता हूँ। लेकिन तभी नियर नाम का एक शख्स इस गेम को ज्वाइन होता है, जो पूरी बाजी ही पलट देता है। एक सफेद रंग का बाल लिए हुए टीनेजर इस गेम को ज्वाइन करता है और पूरी की पूरी गेम की बाजी को ही पलट देता है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एल के बाद कीरा इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लिया और लाइट ही कीरा है उसको एक्सपोज कर दिया। तो आज हम जानेंगे टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट सेकंड डिटेक्टिव एल। 30 seconds. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Well, Nier, looks like I win. नंबर 10, ही इज एल सक्सेसर। एल की मृत्यु अगर रेम के हाथों ना होती तब पर भी वो कभी ना कभी तो मरता ही। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पेन होती है, वैसे ही एल का भी एक लाइफ स्पेन है, तो वो भी एक ना एक दिन तो जरूर मरता। ये तो जाहिर सी बात है। वातारी को ये बात पता थी कि एल हमेशा के लिए जीवित तो नहीं रहेगा, इसलिए वातारी एक ऐसा सक्सेसर ढूंढने लगा जो एल की तरह ही सिमिलर हो, स्मार्ट हो, ताकि एल के बाद उसका सारा काम बिल्कुल उसी के तरीके से वो भी संभाल सके, ताकि इस दुनिया में एक बेस्ट डिटेक्टिव का डर बना रहे। और तभी वेमिस हाउस में उसे 2 ऑर्फेन्स मिलते हैं जो एल का सक्सेसर बनने के लायक होते हैं। एल के बाद उसकी जगह कौन रहेगा ये बात बताए बिना ही एल की मृत्यु हो जाती है। और जब मेलो और नियर को एक साथ काम करने के लिए कहा जाता है तब मेलो नियर को पसंद नहीं करता है और वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। और फिर कीरा केस सॉल्व करते करते उसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसलिए नियर एल की जगह लेता है और एक नया डिटेक्टिव हमें देखने को मिलता है। नंबर 9, ही वॉज सपोज टू बी मेलो। डेथ नोट 13 हाउ टू रीड में ताकेशी ओबाटो जो की सीरीज के आर्टिस्ट है, वो ये कहते हैं कि नियर बिल्कुल मेलो की तरह था और मेलो भी बिल्कुल नियर की तरह ही था। ये फैंस के लिए काफी अजीब बात थी। कभी कभी नियर भी वही करता था जैसे मेलो करता था और कभी कभी मेलो भी वही करता था जैसे कि नियर करता था। कभी कभी मेलो शांत रहता था तो कभी कभी नियर शांत रहता था। ये बात काफी अजीब थी। नंबर 8, हिज रिएक्शन व्हेन एल डाइड। जब रॉजर को एल की मौत के बारे में पता चलता है तब वो मेलो, नियर एंड और भी ऑर्फेन्स ग्रुप के जो लोग हैं उससे मिलने जाते हैं, जो कि सब अपने पजल्स को सॉल्व करने में व्यस्त थे। रॉजर रुवाइव, अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं कि ये कौन है, तो ये वातारी के वेमिस हाउस के मैनेजर हैं, जो वातारी के ना होने पर वहाँ के कामों को संभालते थे। रॉजर उन दोनों से कहते हैं कि एल के मरने के बाद जो भी उसने कंप्लीट किया है कीरा केस में, उसके बाद से तुम्हें उसे फॉलो करना है और टास्क फोर्स की मदद करनी है। मेलो काफी अलग तरीके से सोचता है, इसलिए उसे ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो ऑर्फेंज हाउस को छोड़ देता है और नियर को ही फिर जाना पड़ता है। वो अपने पजल्स को वहीं पर छोड़ता है और वो काम करने लग जाता है और कीरा केस को सॉल्व करने लग जाता है और कहता है कि जो काम एल से छूट गई है उसे मैं पूरा करूंगा। नंबर 7, ही वॉज रिवेलरी विथ मेलो। मेलो को हमेशा लगता था कि नियर उससे काफी बेटर है और इसलिए उसकी मेंटेलिटी उसे नियर से बेटर बनाने के लिए उसे कुछ भी करवाने के लिए तैयार थी। वो नियर से बेटर बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए, कीरा को डिफीट करने के लिए नियर से पहले उसे डिफीट करना चाहता था। जबकि एक ऐसा भी समय आता है जब ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। इवन मेलो तो नियर की मदद करने के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार था। अगर हम इन दोनों की लड़ाई को एक साइड में रखें तो वो एक दूसरे के काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे और अगर वो एक साथ काम नहीं करते तो अपने दुश्मनों को नहीं हरा पाते। नंबर 6, ही लव्स हिज चॉइस। जो भी लोग एल के फैन है या फिर हम में से जितने भी लोग एल को जानते हैं वो ये तो जानते ही होंगे कि एल का बिहेवियर काफी अजीब था। उसके बैठने में, खाने में, बात करने में, सब कुछ में एक अलग ही अंदाज था जो कि एल के ऑर्फेंज होने की प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि वो एक अनाथ था। उसके साथ ही साथ जितने भी डिटेक्टिव लोग थे उनकी कुछ न कुछ आदत जरूर थी। जैसे एल हमेशा शुगर चीजें खाता रहता था, मेलो हमेशा चॉकलेट बार खाता रहता था, मैट्स हमेशा वीडियो गेम्स ही खेलता रहता था, जो कि उनकी एक खूबी को बताती है। ऐसे ही नियर चारों तरफ खिलौने से घिरा था, इसलिए वो खिलौने से खेलता रहता था। जैसा कि मैंने बताया कि ये चीजें हर एक डिटेक्टिव की खूबी को बताती है। जितने भी अदर डिटेक्टिव थे जैसे कि एल, वो हमेशा शुगर खाता था, लेकिन उसकी इस आदत से हमें कुछ समझ नहीं आता था। मतलब ठीक है, एल शुगर स्वीट्स खाता था क्योंकि शायद उसे पहले से काफी पसंद था या फिर वो एडिक्टेड हो गया था, लेकिन नियर के खिलौने ऐसे नहीं थे। वो जब भी अपने खिलौने से छेड़छाड़ करता था वो एक्चुअली केस को एक शतरंज की तरीके से हल करने की कोशिश करता रहता था, उन्हें समझता था, जो कि काफी कमाल का होता है। वैसे क्या आपको सीरीज देखने के दौरान ऐसा लगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। नंबर 5, ही इज द लीडर ऑफ एसपीके। वेमिस हाउस छोड़ने के बाद नियर यूनाइटेड स्टेट की ओर चला जाता है और वहाँ पर एसपीके ग्रुप का लीडर बन जाता है। अगर आपको एसपीके नहीं पता तो एसपीके मतलब
द स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा, जो कि एक FBI लोगों का ग्रुप होता है जिसमें CIA एंड FBI के लोग मिलकर कीरा को पकड़ने में लगे होते हैं। लेकिन जब कीरा सबको मारता है तब ज्यादा समय नहीं लगता है ज्यादातर मेंबर को मारने में, और एट द लास्ट सारे लोग मारे जाते हैं सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर, जिसमें से नियर भी था और बाकी 3 रेस्टर, लिडनर, यवानी भी मौजूद थे। और ये 3 कीरा को पकड़ने में नियर की काफी सारी मदद भी किए थे। नंबर 4, ही इज इनक्रेडिबली कॉन्विंसिंग। नियर एक ऐसा डिटेक्टिव था जिसने कि एसपीके में जाते ही वहाँ के मेंबर को, इनफैक्ट एसपीके के अदर मेंबर से भी जो भी चाहता था वो करवा लेता था। यानी वो लोग नियर की हर बात को मानते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग कितने ही बड़े FBI वाले लोग हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें देखने को मिलता है कि जो टास्क फोर्स के 2 मेंबर मोगी एंड आइजावा होते हैं, नियर उनको विश्वास दिलाकर उन्हें भी कीरा केस में ज्वाइन करवाता है ताकि लाइट ही कीरा है इसका खुलासा हो सके। यहाँ तक कि नियर ने मेलो को भी कई बार कन्विंस करने की कोशिश भी करता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसके दुश्मनी को एक साइड में रखकर एल के काम को पूरा करने में मदद मांगता है। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उसके पास सोशल स्किल्स की कमी थी, इसलिए जब उसे लोगों की मदद चाहिए होती है तब वो लोगों पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नंबर 3, ही ज्वाइंड फोर्स विद मेंबर्स ऑफ टास्क फोर्स। आइजावा एंड मोगी ये दोनों भले ही नियर की सारी बात मानते थे, वो जो कहता था उन्हें वो करते थे, लेकिन उन्हें अभी भी भरोसा नहीं था कि लाइट ही उनका दुश्मन है। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है तब हम एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि टास्क फोर्स के मेंबर नियर की पूरी मदद करते हैं। ऐसे ही मांगा में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग थे जो ज्वाइन करने के बाद भी खुश नहीं थे। नंबर 2, हिज रियल नेम इज नॉट नियर। वेमिस हाउस में जितने भी बच्चे थे वो एक अलाइस को इस्तेमाल करते थे। एलाइस यानी कि एक दूसरा नाम, अपने असल नाम को छुपाकर एक दूसरा नाम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई उनकी रियल आइडेंटिटी ना जान सके। जब तेरू मिकामी स्पीके में मौजूद सभी टास्क फोर्स मेंबर का नाम डेथ नोट पर लिख रहा होता है लाइट यामी को छोड़कर, तब तेरू और लाइट यामी काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि 40 सेकंड के अंतर तो सभी की मौत हो जानी चाहिए लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि नियर का असल नाम नियर नहीं बल्कि नेट रिवर होता है, और नियर बाद में ये भी रिवील करता है कि उसने असल डेथ नोट को उसके रेप्लिका से बदल दिया था। नंबर 1, हिज वर्क एज द न्यू एल। लाइट के मरने के बाद और रियूक के वापस शिनिगामी रिलीम में लौटने के बाद नियर को ऑफिशियली एक नए एल के रूप में घोषित किया जाता है, और वो मेलो को मरने के बाद उसे ऑनर देने के लिए अब चॉकलेट भी खाने लगता है। लेकिन उसका खिलौने से खेलने की आदत भी कभी नहीं जाती है और वो अभी भी खेलता ही रहता है और अपने डिटेक्टिव स्किल से खिलौनों से चीजों को सॉल्व करने में लगा रहता है। कीरा के मरने के बाद नियर दूसरे केस पर काम करने चला जाता है, और 3 साल बाद हमें मांगा में डेथ नोट स्पेशल 1 शॉट में देखने को मिलता है कि एक नए कीरा का आगमन हुआ है जो डेथ नोट को बेचने के लिए पूरे जापान भर में बोली लगा चुका है। तभी हमें एक न्यू कीरा के लिए एक नए एडल्ट एंड लंबे बालों वाला एक बंदा देखने को मिलता है जो इस केस को हैंडल करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नियर ही होता है, जो इस नए कीरा को उभरने से पहले ही दबा देता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 अननोन फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसके भी जरूर ऑन कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब से मैं जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस पे लाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।